बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 6 इतिहास का चैप्टर 5 से सारांश, जिसका शीर्षक है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम वेद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वेद की रचना आज से लगभग 3500 ईयर्स पहले हुई थी। आपको शायद पता होगा कि 4 वेदों के नाम हैं। तो पहला वेद है ऋग्वेद, सेकेंड है सामवेद, थर्ड है यजुर्वेद और 4 है अर्थवेद। इनमें से सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद में 3 मुख्य देवताओं का वर्णन है। आग के देवता अग्नि है, वर्षा के देवता इंद्र हैं और सोम एक पौधा है। इस पौधे से एक विशेष प्रकार का पेय बनाया जाता था। ऋग्वेद की प्रार्थनाएं लोगों के लिए वर्षा और आग के महत्व को दर्शाती हैं। हम जानते हैं कि अच्छी फसल के लिए वर्षा जरूरी है। प्रचुर मात्रा में पीने के पानी के लिए भी वर्षा जरूरी है। आग का इस्तेमाल हम भोजन पकाने और अन्य कई कामों के लिए करते हैं। इन प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी, जो अत्यंत विद्वान पुरुष होते थे। कुछ महिलाओं ने भी ऐसी प्रार्थनाओं की रचना की है। ऋग्वेद में पाक संस्कृति या वैदिक संस्कृति का प्रयोग हुआ है। यह आज की संस्कृति से कुछ अलग है। बच्चों, अब हम इतिहासकार और ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद की कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। एनसीईआरटी की किताब के इस अध्याय में ऋग्वेद की कुछ सूक्तों को लिया गया है, जो कि विश्वामित्र और नदियों की बीच हुई बातचीत के बारे में है। इस बातचीत का सरल अनुवाद नीचे दिया गया है। ऋषि विश्वामित्र ने नदी की तुलना गाय और घोड़े से की है। वो नदी पार करना चाहते हैं, इसलिए वो नदी से प्रार्थना कर रहे हैं कि ताकि सुरक्षित पार कर जाए। इससे ये बातें पता चलती हैं कि उस जमाने में लोग जहाँ रहते थे वहां नदी मौजूद थी। घोड़े और गाय लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानवर थे। यातायात के लिए रथों का प्रयोग होता था। बच्चों, नदी को पार करने का शायद एक ही तरीका था, चलकर। ऐसा करने में जान का खतरा था। ऋग्वेद में सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र है। सरस्वती नदी के बारे में भी ऋग्वेद में लिखा गया है, लेकिन गंगा और यमुना के नाम ऋग्वेद में केवल एक ही बार आया है। इन जानकारियों के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जब ऋग्वेद की रचना हुई थी, तब अधिकतर लोग सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास रहते थे, लेकिन लोगों को गंगा और यमुना के बारे में भी मालूम था। ऋग्वेद में मवेशी, घोड़े और बच्चों, खासकर पुत्रों के लिए कई प्रार्थनाएं हैं। इससे पता चलता है कि उस जमाने के लोगों के लिए मवेशी और घोड़े कितने महत्वपूर्ण थे। इससे ये भी पता चलता है कि लोग बेटियों की तुलना में बेटों को अधिक महत्व देते थे। मवेशी का इस्तेमाल कृषि कार्यों और यातायात के लिए होता था। बच्चों, घोड़ों का इस्तेमाल रथ खींचने के लिए होता था। लोग लंबे सफर के लिए घुड़सवारी भी करते थे। घोड़ों और रथों का इस्तेमाल युद्ध में भी होता था। युद्ध अक्सर जमीन, मवेशी और पानी के लिए होते थे, जो खराब परिस्थिति में आसानी से उगता है और इसकी फसल जल्दी पकती है। इसलिए जौ की खेती बहुतायत यानी बहुत होती थी। युद्ध में जीते गए धन को समाज के हर वर्ग में बराबर बांटा जाता था। उसमें से कुछ धन का इस्तेमाल यज्ञ करने के लिए होता था। यज्ञ एक जटिल अनुष्ठान होता था। यज्ञ में आहुति दी जाती थी, घी और अनाज की आहुति दी जाती थी, जानवरों की बलि भी दी जाती थी। लगभग हर पुरुष को युद्ध में भाग लेना पड़ता था। एक नियमित सेना रखने की परंपरा शुरू नहीं हुई थी। सेना में अलग अलग पेशों से लोग आते थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति को सेनापति के तौर पर चुना जाता था। बच्चों, अब हम लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द जानेंगे। तो ऋग्वेद में काम के आधार पर 3 तरह के लोगों का वर्णन है, जो नीचे दिए गए हैं। पहला पुरोहित। जो लोग अनुष्ठान कराते थे उन्हें पुरोहित या ब्राह्मण कहा जाता था।
ब्राह्मणों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। सेकंड है राजा। शासक को राजा कहते थे। उस जमाने के राजा बाद के जमाने के राजाओं की तरह नहीं होते थे। उनकी ना तो कोई राजधानी होती थी, ना कोई महल होता था, और वे किसी प्रकार का टैक्स नहीं वसूलते थे। ये जरूरी नहीं था कि किसी राजा के मृत्यु के बाद उसका बेटा ही राजा बने। थर्ड है जन। आम लोगों को जन या विष कहते थे। आज भी हिंदी भाषा में लोगों के लिए जन शब्द का प्रयोग होता है। विष शब्द से वैश्य बना है। ऋग्वेद में कई जनों या विष का उल्लेख है, जैसे कि पुरुष जन, भरत जन और यदुजन। आर्य। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की थी वे अपने आप को आर्य कहते थे। वे अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दास लोग अलग भाषा बोलते थे और यज्ञ नहीं करते थे। समय बीतने के साथ दास या दासी शब्द का इस्तेमाल गुलामों के लिए होने लगा। युद्ध में बंदी बनाए लोगों को अपनी बाकी जिंदगी दास के रूप में बितानी पड़ती थी। आर्य लोग खानाबदोश थे जो मध्य एशिया में रहते थे। वे 1500 ईस्वी यानी 1500 ईस्वी पूर्व भारत आए थे। शुरू में वे पंजाब के आसपास बस गए थे। उस समय भारत में रहने वाले मूल निवासियों को द्रविड़ कहा जाता था। समय बीतने के साथ आर्य भारत के अन्य भागों में फैल गए, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और फिर आगे पूरब की ओर। द्रविड़ लोगों को विंध्याचल के दक्षिण की ओर जाने को बाध्य होना पड़ा। बच्चों, अब हम महापाषाण युग के बारे में जानेंगे। महापाषाण खामोश प्रहरी। महापाषाण पत्थर से बनी रचना होती है। इनका इस्तेमाल किसी कब्रगाह पर निशान लगाने के लिए किया जाता था। महापाषाण को या तो एक ही विशाल पत्थर से बनाया जाता था या फिर अनेक पत्थरों से। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिखाई देते थे, जबकि कुछ अन्य जमीन के नीचे। महापाषाण को शायद साइन पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इससे कब्रगाह को खोजने में आसानी होती थी। महापाषाण बनाने की परंपरा लगभग 3000 यानी 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। यह परंपरा दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और कश्मीर में प्रचलित थी। मृत व्यक्ति को कुछ विशेष बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन बर्तनों को रेडवेयर और ब्लैकवेयर कहते थे। कुछ कब्रगाहों से लोहे के औजार और घोड़े के कंकाल भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस जमाने में लोहे का इस्तेमाल होता था। इससे लोगों के लिए घोड़े के महत्व का पता भी चलता है। कुछ कब्रगाहों से सोने और पत्थरों के जेवर भी मिले हैं। बच्चों, अब हम यहाँ जानेंगे महापाषाण युग में सामाजिक असमानताएं क्या थी। तो दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी नामक एक बड़ा ही महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल है। इस पुरा स्थल की एक कब्र से एक कंकाल मिला है, जिसके साथ 33 यानी 33 सोने के मन के, 2 पत्थर के मन के, 4 तांबे के चूड़ियां और एक शंख मिला है। वहीं दूसरे कंकालों के साथ कुछ एक बर्तन ही मिले हैं। इनसे बड़े ही रोचक तथा तथ्य सामने आते हैं, जैसे लोगों में सामाजिक असमानताएं थी। मृत के साथ उसके कुछ सामानों को दफना दिया जाता था। पारिवारिक कब्रगाह। कुछ कब्रगाहों से कई कंकाल मिले हैं। इतिहासकारों का अनुमान है कि ये पारिवारिक कब्रगाह रही होंगी। ऐसी कब्रगाहों के ऊपर पत्थर से एक वृत्त का रचना बनाई जाती थी ताकि उस जगह को आसानी से ढूंढा जा सके। इनाम गाह, एक विशेष कब्रगाह। बच्चों, इनाम गांव आज के महाराष्ट्र में पड़ता है। यह पुणे से 89 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह भीमा नदी की सहायक नदी घोड़े के निकट है। इनाम गांव के लोग लगभग 3600 यानी 3600 से 2700 यानी 2700 वर्ष पहले रहते थे। इस कब्रगाह में वैश्यों को दफन किया जाता था। मृत शरीर को सीधा लिटा दिया जाता था और उसके सिर उत्तर की ओर रखा जाता था। कुछ लोगों को घरों में दफनाया जाता था। मृत के साथ बर्तनों को भी दफनाया जाता था। इन बर्तनों में शायद खाने पीने की चीजें रखी जाती थी। बच्चों, ऐसे ही एक पूरा स्थल से एक 4 पाए वाला
जार मिला है। उस जार के भीतर एक कंकाल था। इस जार को एक 5 कमरे वाले मकान के आंगन में रखा गया था। ये उस पूरा स्थल के कुछ सबसे बड़े मकानों में से एक था। उस घर में एक भंडार घर भी मिला है। मृतक के पैर मोड़कर लिटाया गया था। इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण और धनी व्यक्ति रहा होगा। हो सकता है कि यह एक समृद्ध किसान हो या गांव का मुखिया हो। बच्चों, अब हम जानेंगे इनाम गांव के लोगों के व्यवसाय के बारे में। तो इनाम गांव के पूरा स्थल से गेहूं, जौ, तिलहन, बाजरा और तिल के अवशेष मिले हैं। यहाँ से कई जानवरों के अवशेष भी मिले हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चित्तीदार हिरन, काला हिरन, बारहसिंगा, खरगोश, नेवला आदि। यहाँ से चिड़िया, मगरमच्छ, कछुआ, केकड़ा और मछली के अवशेष भी मिले हैं। कुछ जानवरों की हड्डियों पर काटने के निशान भी हैं। इससे पता चलता है कि इन जानवरों का इस्तेमाल भोजन के रूप में होता था। इतिहासकारों को कई फलों के अवशेष भी मिले हैं, जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरी। बच्चों, ऊपर दी गई जानकारी से पता चलता है कि इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि, जानवरों को मांस और दूध के लिए पाला जाता था। मांस के लिए जंगली जानवरों का शिकार भी किया जाता था। बच्चों, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि इतिहासकार कंकाल का अध्ययन कैसे करते हैं। तो किसी वयस्क और बच्चे के कंकाल में अंतर आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन पुरुष और महिला के कंकाल में अंतर करना कठिन होता है। महिलाएं की कूल्हे की हड्डी अधिक चौड़ी होती है ताकि शिशु के जन्म में आसानी हो। कूल्हे की हड्डी के आकार के आधार पर यह पता किया जाता है कि वो किसी महिला का कंकाल है या पुरुष का। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।